नमस्ते फ्रॉम जर्मनी दोस्तों, आप सभी का फिर से मेरे चैनल पे स्वागत है। मेरी एक पिछली वीडियो थी पीएचडी इन जर्मनी, उस पर काफ़ी लोगों ने कमेंट किया और बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे और काफ़ी टाइम हो गया था वीडियो बनाए या फिर व्लॉग बनाए, तो मैंने सोचा कि चलिए, आप लोग समझ ही सकते हैं कि पीएचडी का जो टाइम होता है वो उतना अच्छा नहीं होता है। कभी अप्स और डाउन्स जो है होते रहते हैं, तो इसलिए उतना अच्छा समय नहीं चल रहा था। अब थोड़ा सा अपसेट भी चल रहा था, इसलिए मैं वीडियोस कुछ बना नहीं पाया। बट आगे की मेरी जो है वीडियोस आपके लिए जो है काफ़ी हेल्पफुल होंगी। मैं पीएचडी से रिलेटेड टिप्स एंड एडवाइस जो है उससे रिलेटेड वीडियोस बनाते रहूँगा, होपफुली वीकली और या फिर बाई पूछे तो मैंने सोचा कि उसका आंसर किया जाए या फिर जो है अपना एक ओपिनियन दिया जाए, मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा। कुछ लोगों ने पूछा कि क्या रिक्वायरमेंट है पीएचडी एडमिशन के लिए, तो उसका तो सभी को पता होना चाहिए कि मास्टर्स डिग्री आपकी होनी चाहिए और वो वेरीफाइड होना चाहिए, जैसा कि मैंने बताया हुआ है पहले से। और उसके बाद आपका जो है एक अच्छा मोटिवेशन लेटर होना चाहिए और सारे आपके ट्रांसक्रिप्ट जो है वो या तो इंग्लिश में हो या फिर उसको जो है जर्मन में आप ट्रांसलेट करा सकते हैं। इसके बाद जो है अगर आपके पास अगर इंग्लिश सर्टिफिकेट है तो अच्छी बात है, और अगर इंग्लिश सर्टिफिकेट नहीं है तो भी आप एक ये काम कर सकते हैं कि अगर आप जिस भी यूनिवर्सिटी में आपने बैचलर्स या मास्टर्स करा है, वहाँ से आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं यूनिवर्सिटी से कि एक सर्टिफिकेट आपको दें कि जो आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन था आपके कोर्स का वो इंग्लिश में था। तो उससे क्या है कि आप काइंड ऑफ एग्जम्प्ट हो जाएंगे, सर्टिफिकेट आपको नहीं लगाना पड़ेगा। हाँ, लेकिन ये है कि आपका जो कन्वर्सेशन है वो अच्छा होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल और ये सब, ताकि वो तो आपको जो है इंटरव्यू में ही जो प्रोफेसर हैं या जो सुपरवाइज़र हैं वो जज कर लेते हैं कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसे है और आप लैब में लोगों से कम्युनिकेट कर पाएंगे या नहीं। तो वो अगर कन्विंसिंग होगा तो फिर उतनी सर्टिफिकेट की कोई उतनी ज़रूरत नहीं होती है। बट हाँ, वो सर्टिफिकेट आप रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद जो है कुछ लोगों ने क्वेश्चन पूछा कि एज लिमिट क्या है पीएचडी के लिए। तो जर्मनी में जो है वो कोई एज लिमिट नहीं है पीएचडी करने के लिए। बट हाँ, अगर आपको स्कॉलरशिप या किसी फंडिंग के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए बिल्कुल एज लिमिट है, वो 35 तक है। तो उसके अंदर जो है वो ही स्कॉलरशिप और ये सब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ऐसा कोई एज लिमिट नहीं है पीएचडी करने के लिए, आप जब चाहें तब कर सकते हैं। यहाँ पे लोग डबल या तीन पीएचडी भी करते हैं। इसके बाद कुछ लोगों का सवाल ये था कि मतलब हमारे मास्टर्स के बाद गैप है जॉब के कारण या फिर किसी भी कारण, तो क्या एडमिशन मिल पाएगा पीएचडी में? जी बिल्कुल मिल पाएगा। आपको बस ये है कि कन्विंस करना पड़ेगा अपने मोटिवेशन लेटर में, और या फिर मतलब सीवी में तो आपको मेंशन नहीं करने की ज़रूरत है, बट मोटिवेशन लेटर में या फिर कवर लेटर में आप ये मेंशन कर सकते हैं कि क्यों ये गैप रहा, मतलब किसी जॉब के कारण। और अगर वो जॉब अगर आपका मतलब रिलेटेड फील्ड में है तो वो तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्लस पॉइंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा जो है मास्टर्स वो 2017 में कंप्लीट हुआ, बट मेरी पीएचडी जो है वो 2019 में मुझे पोजीशन मिली, पीएचडी पोजीशन। तो ये 2 साल का जो गैप था वो ऐसा नहीं था कि मतलब फालतू गैप था। इसमें मैंने जो है काफ़ी एक्सपीरियंस गेन किया। 1 साल मैं हंगेरी में रहा, वहाँ की स्कॉलरशिप मेरे पास थी। उससे पहले मैं इंडिया में एज जेआरएफ काम कर रहा था। तो ये सारे मतलब चीज़ें थी, तो मतलब अपनी सीवी को मैं कन्विंस कर पाया इंटरव्यू के टाइम में कि मैंने मतलब इतना टाइम जो था वो मैंने कहाँ पे इन्वेस्ट किया है। एक्सपोजर पे जो है ज़्यादा ध्यान दे रहा था पहले कि थोड़ा रिसर्च एक्सपोजर हो जाए, एक्सपीरियंसेस आ जाए, तब जो है पीएचडी के लिए मैं अप्लाई करूँ। और फाइनली वो काम कर गया। जो मेरा पुराना एक्सपीरियंस रहा, उन सब चीज़ों की वजह से मुझे पीएचडी एडमिशन मिल पाया। इसके बाद कुछ लोगों का सवाल था कि जो पीएचडी स्टाइपेंड है या जो सैलरी है, क्या वो इनफ है कंफर्टेबल लाइफ जीने के लिए या फिर एक मैरिड पीएचडी स्टूडेंट के लिए। तो मतलब हाँ, वो डिपेंड करता है सिटी पे और आपके जो है एक्सपेंसेस पे कि कैसे आप मतलब अपना खर्च चलाते हैं। इतना तो मिलता है कि आप कंफर्टेबल लाइफ जी सकते हैं और कुछ सेविंग्स वगैरह कर सकते हैं। बट अगर आप मैरिड हैं तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि अगर दोनों हस्बैंड और वाइफ जो है दोनों अगर काम करें या फिर पीएचडी स्टूडेंट हो, तब तो बहुत अच्छे से आपका मतलब सब चीज़ें जो है चल सकती है, मैनेज किया जा सकता है हर चीज़ों में। फिर इसके बाद कुछ लोगों ने पूछा कि क्या सीजीपीए जो है वो मैटर करता है। कुछ लोगों का था कि
6 पॉइंट समथिंग CGPA या फिर 5 पॉइंट समथिंग। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ ही हैं ऐसे जहाँ पे CGPA थोड़ा सा ज़्यादा आपको वो मतलब रहता है कि हाँ इतना मिनिमम आपका CGPA होना ही चाहिए, बट ज़्यादातर केसेस में उतना CGPA जो है ध्यान नहीं देते हैं। बट हाँ एक मिनिमम रेंज है वो आपके होनी ही चाहिए। आप अपना CGPA जो भी है वो आप कन्वर्ट कर सकते हैं जो ग्रेडिंग सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग, और आप देख सकते हैं कि मतलब कितना हमारा जो है कन्वर्ट करने के बाद बन रहा है। तो वो उस रेंज में होना चाहिए आपका जर्मन यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग। तो वो भी यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है। तो आई गेस वो ज़्यादा मैटर नहीं करता। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है और आपके पास मतलब आप सुपरवाइज़र को कन्विंस कर ले जाते हैं कि हाँ आप एक पोटेंशियल कैंडिडेट हैं और आपको वो फॉस्टर कर सकते हैं अपनी लैब में, तो बिल्कुल अगर आपके पास अगर लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिल जाएगा तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। लोगों का ये सवाल था कि एप्लीकेशन में कितना खर्च लगता है या फिर जर्मनी आने पे कितना खर्च लगता है। तो उसका मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कि कितने खर्च लगते हैं जर्मनी में। बट ये है कि फ़र्स्ट मंथ आपको मान के चलिए कि इंडिया से जर्मनी आने तक का खर्च, और 1 महीने तो आपको तुरंत सैलरी या फिर जो है स्कॉलरशिप मिलेगी नहीं, वो 1 महीने रहने के बाद ही मिलेगी। तो वो मान के चलिए कि आपका जो है अगर आप सिंगल पर्सन हैं तो मिनिमम जो है 12 to 1500 यूरो जो है वो मान के चलिए कि आपके खर्च होंगे। ये मतलब फ़्लाइट का एक्सक्लूड करने के बाद, फ़्लाइट का आपका जो है वन वे आई गेस इंडियन करेंसी में देखा जाए तो प्रॉब्ली 25 to 30,000 में आपका जो है वन वे टिकट आपको मिल जाएगा। और एप्लीकेशन जो है यहाँ पे PhD एप्लीकेशंस के लिए जो है आपको कोई फ़ीस वगैरह नहीं देनी पड़ती है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि ज़्यादातर केसेस में ये होता है कि आप प्रोफेसर को अप्रोच करते हैं और एक्सेप्टेंस लेटर जो उनसे मिलता है उसके बाद जो है आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे कुछ स्टेट हैं जैसे कि बाडेन-वुर्टेनबर्ग, तो यहाँ पे आपको PhD की एक एनरोलमेंट फ़ी भी देनी पड़ती है सेमेस्टर वाइज। बाकी और जो यूनिवर्सिटीज़ हैं या इंस्टीट्यूट है वहाँ आपको ये सेमेस्टर फ़ीस या ऐसा कुछ नहीं लगता है। तो ये बिल्कुल समझ लीजिए, और एप्लीकेशन के लिए तो बिल्कुल कोई पैसे नहीं लगते, ये फ्री ऑफ चार्ज होता है। हाँ बट ये है कि अगर आपको मास्टर्स के लिए या बैचलर्स के लिए अप्लाई करना है तो आप जो है क्या होता है, एक यूनी असिस्ट पोर्टल है जिस पे आप रजिस्टर करते हैं और उसका चार्ज आई गेस 75 यूरो या समथिंग है, जिसमें आप जो है बस आपको सारी डिटेल CV और ये सब करना होता है। और वो यूनी असिस्ट जो है वो आपके जो भी डिज़ायर्ड यूनिवर्सिटी है उसमें अप्लाई करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर प्रोफेसर्स ये होता है कि बिज़ी रहते हैं। तो ये यूनी असिस्ट जो है वो थर्ड पार्टी की तरह काम करता है। ये सारे आपका जो है एप्लीकेशंस चेक और ये सब करते हैं और वो फिर जो है उन प्रोफेसर्स को भेजते हैं कि ये एप्लीकेशन है, शॉर्ट लिस्ट करने के बाद। तो वो काफ़ी इजी हो जाता है आपके लिए भी और प्रोफेसर्स के लिए भी। इसलिए मास्टर्स और बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके थ्रू ही ज़्यादातर आप करिए। और PhD के लिए तो कोई ऐसा वो नहीं है, आप डायरेक्टली जो है अपना एक लिस्ट बनाइए प्रोफेसर का अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, उनको बढ़िया सा जो है मेल लिखिए, उसमें डिस्क्राइब करिए। ज़्यादा लंबा भी नहीं होना चाहिए, बहुत ही छोटा, और सब कुछ उसमें मतलब हो कि जैसे क्यों आप PhD करना चाहते हैं और आपका जो इंटरेस्ट है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, उनके इंटरेस्ट से क्यों मैच कर रहा है, और आप जो है क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंसेस को लेके, ये आप उनकी लैब में कैसे आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं। बाकी आई गेस ये अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, और अपने बाकी जो PhD एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ जो है शेयर करिए। और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर जो है मेरे ईमेल ID पे आप लिख सकते हैं। तो मैं अगर फ्री रहूँगा तो ज़रूर ही आपको जवाब दूँगा। और बाकी आप मतलब मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए ताकि आपको जो है PhD टिप्स मिलती रहे और एडवाइसेस मिलती रहे एप्लीकेशन के लिए, या फिर कैसे मतलब PhD के स्ट्रेस को कैसे मतलब हैंडल करना, या फिर इन चीज़ों से रिलेटेड मैं जो है वीडियोस बनाता रहूँगा। तो बस नमस्कार।